So we are starting today new chapter, final counts, chapter 7, unit 1. ये यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है, बट इन बिटवीन एक चैप्टर पेंडिंग है हमारा, मैनेजरल रेम्यूनरेशन. मैं आपको जो एक क्वेश्चन कराऊंगा आज, उसके थ्रू आप अपने एमएसटी का क्वेश्चन कर पाओगे. आज ही इतना हो जाएगा हमारा कि आप एमएसटी का वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो जो आपको आने वाला है फाइनल काउंट्स में से. फिर डे बाई डे जितना मिलोगे आप, उतने हमारे लिए प्रैक्टिस रहेगी. चैप्टर क्या है वो आपको आज ही समझ आ जाएगा. अभी मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ ये बात कर रहा था कि 12th क्लास में आपने वॉल्यूम 3 किया अपना एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसमें चैप्टर 1 था ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तब हमारा सिर्फ पर्पस था एज ए स्टूडेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को याद करना, हेडिंग सब हेडिंग. तो उसका यूज क्या था ये बात हो रही थी. क्वेश्चन आता था जैसे प्रपोज डिविडेंड कहाँ शो करेंगे हम, क्रेडिटर्स कहाँ होंगे, एक ही आइटम होती थी. प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ आएगा, ठीक है. रिजर्व्स एंड सरप्लस का एग्जांपल होता था. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का हेड क्या है, सब हेड क्या है. अभी ऐसा कुछ नहीं है. अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू इसलिए दिया है क्योंकि अब आपको ये खुद बनाना है. प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में भी आपकी प्रैक्टिस होगी है, तभी वो चैप्टर पहले करवाया जाता है कि आपके माइंड में प्रॉफिट एंड लॉस लाइव हो जाए. बिकॉज 12th क्लास में हमने पीएल को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए नहीं शायद. हमने सिर्फ बैलेंस शीट को देखा क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ बैलेंस शीट पे आता है. एक फॉर्मेट देखा था पीएल का, बट उसका ज्यादा यूज नहीं हुआ. तो प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन चैप्टर में आपने उसको पहले प्रॉपर से देख लिया कि कैसे बनता है, उसके हेड्स क्या हैं, सब हेड्स क्या हैं. तो आज आपका जो होमवर्क है वो यही है. आज होमवर्क में एक क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादा नहीं, न्यूमेरिकल. थ्योरेटिकली आपको अपने फॉर्मेट को याद करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट एक्यूरेटली, एग्जैक्टली हेडिंग्स और सब हेडिंग्स. मेनली तो हेडिंग्स, क्योंकि सब हेडिंग्स का प्रैक्टिस तो यहाँ भी हो जाएगा. व्हेन आई विल डू 10-20 क्वेश्चन विद यू, तो वहां सब हेडिंग्स की प्रैक्टिस चलेगी. लेकिन हेडिंग आपको पहले याद होना चाहिए. अगर हमें ये नहीं पता कि शेयर होल्डर्स फंड के बाद क्या आता है, देन देयर इज ए प्रॉब्लम. मोर ओवर फर्स्ट जो 5 चैप्टर्स आपने किए हैं, कहीं ना कहीं हर चैप्टर में बैलेंस शीट रिक्वायर्ड थी. शेयर कैपिटल, बायबैक, रिडम्पशन, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स एंड प्रॉफिट प्रायर. इनमें एटलीस्ट हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं विद बैलेंस शीट, बट वो कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं थी. वो सिर्फ एक पार्ट को हाईलाइट करते थे ज्यादा, या कंप्लीट बनाते भी थे तो उसमें ज्यादा हेडिंग्स नहीं होते थे. तो इसलिए आपका पहला वर्क है बेटा इस चैप्टर का कि आपको ना बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद हो, है ना. तो उसके बाद फिर हम आज एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, जी लिमिटेड, जिसमें आपको समझ आएगा कि फाइनल काउंट्स आपके लिए सिलेबस में अब कैसे है. पहले वो एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट था कि स्टेटमेंट याद करो, देन आपको एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, हेडिंग सब हेडिंग वाला. अब वो ऐसी कोई गेम नहीं है. अब आपको डायरेक्टली 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आपको बनानी होगी, वो भी नोट्स टू अकाउंट्स के साथ. किसके साथ? नोट्स टू अकाउंट्स. अब नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं याद है कि जब हमें कोई भी हेडिंग की डिटेल इंफॉर्मेशन दी होती थी. साउंड आ रही है आपको भव्य एंड अदर्स, वृंदा? हमें हेडिंग और सब हेडिंग्स को याद करके उसके ऊपर मार्क्स लेने होते थे. लेकिन अभी हमें जितने भी सब हेडिंग्स होंगे उनके नोट्स टू अकाउंट्स बनाने होंगे. फॉर एग्जांपल जैसे अगर अकाउंट्स रिसीवेबल्स की बात करें तो उसमें डेटर्स होंगे, बिल्स रिसीवेबल होंगे, उसके ऊपर बैड डेट्स का प्रोविजन लगेगा, बैड डेट्स माइनस होंगे उसमें से. ऐसे ही फिक्स एसेट्स, टेंजिबल, नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के अंदर टेंजिबल. टेंजिबल में फिर अगर फर्स्ट आइटम लैंड एंड बिल्डिंग है, क्योंकि हम यहाँ पे बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो कैसा याद करते हैं, याद है आपको? कैसे याद करते हैं? 2 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं बैलेंस शीट के. एक तो लिक्विडिटी बेसिस और दूसरा परमानेंस बेसिस. तो हम यहाँ पे करते हैं परमानेंस बेसिस. हम उस चीज को पहले दिखाते हैं जिसकी लाइफ ज्यादा है, इसलिए हम नॉन करंट एसेट्स को पहले दिखाते हैं, बाद में करंट एसेट्स को. इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी पहले करंट एसेट्स होती हैं फिर नॉन करंट. बट आपके लिए परमानेंस जो है वो है पहले नॉन करंट एसेट्स, उसमें भी सबसे पहले वो एसेट जिसकी लाइफ सबसे ज्यादा है. तो सबसे ज्यादा किसकी लाइफ है? लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग के बाद जाके हम बाकी चीजों की बात करते हैं, जैसे लैंड, लैंड फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर मशीनरी. आपको याद भी कराया था 12th क्लास में, है ना. कुछ ऐसे ही हम याद करेंगे अभी. तो मशीनरी, मशीनरी के साथ फिर हम फर्नीचर याद करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट्स,
तो कुछ भी ऐसा वो हम एक सीक्वेंस बनाएंगे, वो आपको याद करना है। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस का एक सीक्वेंस है, CR, CRR, SPR, DRR, वो याद करना है आपको। करंट एसेट्स के 6 सब हेडिंग्स होते हैं। तो ये इंट्रो पार्ट चल रहा है कि क्या क्या याद करना है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं 1.5-2 घंटे लगाऊं क्लास में, आज का भी और नेक्स्ट क्लास भी, तो कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि 12th क्लास में आपको वो सिखाया हुआ है। आपको जस्ट ओवरव्यू करना है, रीड करना है, प्रॉपर से याद भी नहीं करना, बस आपको एक रीड करना है कि आपके माइंड में फिर से हाईलाइट हो जाए, लाइव हो जाए। याद कैसे होगा वो अपने आप, जब हम 10 क्वेश्चन को रिटर्न में करेंगे, बहुत है, 10 से 15 क्वेश्चन भी अगर आप रिटर्न में कर लोगे तो भी इनफ है, क्योंकि एग्जाम में जब सिर्फ एक क्वेश्चन आना है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स का नाम इतना बड़ा है इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। क्योंकि आपको पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाने सारे, फिर आपको उसका PL का फॉर्मेट, फिर बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स, फिर उसका फॉर्मेट, 40 to 45 मिनट्स लग जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो अपने आप में क्वेश्चन इतना लॉन्ग है, करने में डिफिकल्ट तो हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि इसमें कभी भी टफ एडजस्टमेंट होती नहीं। कौन सी एडजस्टमेंट होती हैं? वही वाली जो प्लस वन से करते आ रहे हो आप, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, बैड डेट्स, टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, 2-4 नहीं आएंगी बस। तो वो 2 क्लासेस में भी हो जाएगा आपका। आज मैं आपके स्टार्ट कर दूंगा, उसके बाद अगर किसी को लगे कि मेरा तो MST ही 2 मई को है या जल्दी आने वाला है, तो फिर आप विद इन द वीक एक चैप्टर को एडवांस में, आपको मैंने एक्सेस तो दे दिया है ओल्ड बैच के अंदर। वहाँ क्या है, बस आज के बाद मैंने सिर्फ क्वेश्चन करवाने हैं वहाँ पे 8-10, वो आप पहले कर लो, वहाँ पे मैं ही करवा रहा हूँ, और आपका 1% भी डाउट नहीं आएगा कहीं भी। लेकिन आज वो फॉर्मेट समझ जाओगे। ये सारी बातें क्लियर है? घर पे होमवर्क में क्या करना है, याद करना है पहले, ताकि उतना आप ईजी हो जाओगे फॉर्मेट्स को बनाने में। अभी 1 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं, जो लोग भी ऑनलाइन हमारे साथ आ चुके हैं या ऑफलाइन है ना, एक एज ए टीम हम प्रॉफिट एंड लॉस को याद करते हैं। नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या था फॉर्मेट, बट आप चाहे ओपन कर लो बुक में, आप देख के भी बोल सकते हो, बोलना इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेशन इज मस्ट। पहला पॉइंट, मेरे सामने फॉर्मेट नहीं है तो देखते हैं हमें कितना याद है, ठीक है। नंबर 1 फर्स्ट क्या था, पीएल का फॉर्मेट बेटा, पहले तो पीएल बनेगा ना। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन हैं, इनमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन एग्जाम आपके सिलेबस में है, वो हम एंड में करेंगे। आपको लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग्स में भी एंड में मिलेगा दिस वन, ये क्वेश्चन, द ट्रेवल्स ऑफ ए कंपनी। मतलब ये 0.01 चांस है कि शायद ये क्वेश्चन आए 5 मार्क्स में, 15 में तो नहीं आता, 5 मार्क्स में। इस चैप्टर से स्ट्रेट फॉरवर्ड 15 मार्क्स का क्वेश्चन ही आना है। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन टीचर चाहेगा तो फिर वो इस टाइप का क्वेश्चन लेता है, जो सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और एडवांस टैक्स, TDS इसको बोलते हैं, एडवांस टैक्स, उस पर बनता है। तो ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे एंड में, इसका हमारे फाइनल अकाउंट्स के साथ डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन करने वाले नहीं है, आपके सामने से निकल रहे हैं ना, ये कुछ भी करने वाला नहीं है बेटा। नोट इन योर पैटर्न, ये देखो जैसे डिविडेंड काउंट, डिविडेंड नंबर 8 अकाउंट, अनक्लेम डिविडेंड काउंट, ऐसा आपके कहीं भी नहीं है पैटर्न में। तो आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, करने वाले क्वेश्चन यहाँ से। क्वेश्चन नंबर मेरे पास तो ये ओल्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, मींस ओल्ड सीक्वेंस है। 7th, ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड। तो आपकी बुक में मे भी 8th नंबर पे हो या 9th पे हो, कौन से नंबर पे, 8th पे, ए लिमिटेड। सेवंथ ही है बेटा, न्यू बुक्स में भी 7th है ना। यहाँ से शुरू होते हैं, तो भी ये क्वेश्चन करने वाला नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे आप कह लो कि फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन होता है, वो हमें करने की नीड नहीं है। अब हम सीधा क्वेश्चन करेंगे फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बड़ा सिंपल सा है, उसमें भी कुछ करने वाला नहीं है। तो हमारा ये चैप्टर स्टार्ट ही 9th क्वेश्चन से होता है, उससे पहले के क्वेश्चन करने वाले है ही नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, या फिर आपके पैटर्न में नहीं है। दोनों रीजन से हम उसको अभी फिलहाल अभी के लिए छोड़ सकते हैं, बाद में हम इस फर्स्ट 8 में से फिर भी आपको 3 क्वेश्चन टिक करवाएंगे कि अब आप कर लेना। तब तक मैं आपको इस चैप्टर का सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगा। फिर चाहे आप 7th और 8th ओरली करना, अभी तो मत करना, जब आपको चैप्टर समझ आ जाएगा फिर 7th और 8th ओरली कर लेना। और जो 3rd क्वेश्चन है टैक्स वाला, वो मैं करवाऊंगा, वो लास्ट क्लास होगी हमारी, जिस दिन भी वो क्वेश्चन होगा उस दिन हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो हमें अब आज से टारगेट बनाना है 9th क्वेश्चन से, के लिमिटेड। ये देखिए बेटा, ये 7th 8th मैंने अभी फिलहाल, जैसे इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होगी कि ये पॉइंट, जैसे FD कहाँ आएगी,
लाइक दैट, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को क्या मानना है, वो सारे पॉइंट्स आगे भी कवर हो जाएंगे। अभी अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं। जैसे कोल एंड ऑयल क्या है, रॉयल्टीज, रिपेयर्स टू प्लांट, हमारे लिए मेन कंसर्न यही रह जाएगा आगे जाके कि कोई भी सब हेडिंग कहाँ आएगा। तो ये ओरली करने वाले क्वेश्चंस है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज क्वेश्चंस। योर चैप्टर मेनली स्टार्ट्स फ्रॉम 9th क्वेश्चन के लिमिटेड, यहाँ से बेटा। तो ये मैं आपको आज होमवर्क में दे रहा हूँ, के लिमिटेड वाला क्वेश्चन, इसको रिटर्न में करोगे आप, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 टुडे। और उसके लिए पहले हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को याद करते हैं, 5 मिनट हम उसको डेडिकेट करते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैसा होता है। ठीक है, आपके पास फॉर्मेट बना हुआ है, बुक का पेज नंबर क्या था, न्यू बुक में पेज नंबर पीएल का 18, 7.18। तो बेटा पेज नंबर 7.18 सब ओपन कर सकते हो साथ में, जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हैं वो भी, उनसे भी बात करूं सेम। तो उसमें पीएल को 5 मिनट के लिए रिवाइज करिए। पहला पॉइंट क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकंड, अदर इनकम, और नंबर्स भी रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2 ये वाले हैं, ये आपको पता ही है ना। जितना मैं इसको डिटेल में जाऊंगा उतना बोर हो जाओगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है। तो बहुत अच्छे से आप घर पे कर सकते हो, टाइम सेव कर सकते हो अपना। टोटल रेवेन्यू आ गया 1 + 2। फिर एक्सपेंसेस आते हैं नंबर 4 पे। तो ये बेटा 4 पॉइंट्स हैं 1 to 1, 1 2 3 4। 3 में टोटल रेवेन्यू, 4 में एक्सपेंसेस या टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल एक्सपेंसेस का पहला नंबर क्या है आपकी बुक में, यहाँ तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, थ्योरेटिकली बुक में फॉर्मेट के अंदर पहला पॉइंट क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आता है बेटा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज का मतलब नेट परचेज, परचेज रिटर्न माइनस करके, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। क्योंकि हम जब फैक्ट्री होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ऑलवेज रॉ मटेरियल परचेज करती हैं, गुड्स परचेज नहीं करती ना, गुड्स वो बनाती है। जैसे वेरका को भी आइसक्रीम परचेज नहीं कर रहा ना, अमूल आइसक्रीम परचेज नहीं कर रहा, अमूल तो बना रहा है, वो उसका फिनिश प्रोडक्ट है, आइसक्रीम, बटर, मिल्क, जो भी वो बेचते हैं। तो वो क्या परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल, जो भी उससे उसके लिए चाहिए हमें। अगर उसके लिए मिल्क चाहिए तो दे विल परचेज द मिल्क एंड देन विल मैन्युफैक्चर एवरीथिंग। तो इसलिए परचेजिंग में से रॉ मटेरियल रहता है, बाकी सब चीजें हम बनाते हैं। जैसे रॉ मटेरियल का नेक्स्ट फॉर्म क्या है, सेमी फिनिश्ड, वर्क इन प्रोग्रेस। उसका नेक्स्ट क्या है, फिनिश गुड्स। ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए। अगर मेरी कंसर्न ट्रेडिंग कंसर्न है, ऐसी बातें करते थे ना +2 में हम, अगर हम ट्रेडिंग कंसर्न है तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न है अगर हमारी, ध्यान कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात नहीं हो रही। अगर हम ट्रेडिंग कंसर्न है तो हम स्टॉक इन ट्रेड परचेज करते हैं, हम रेडीमेड गुड्स परचेज करते हैं, तो हम स्टॉक परचेज करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे। ठीक है, और अगर हमारी सर्विस इंडस्ट्री है तो वो आपका सिलेबस ही नहीं है, आपका सिलेबस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो सकता है या ट्रेडिंग, और 90% ट्रेडिंग आता है, आपको मिलेगा नहीं कहीं रॉ मटेरियल ज़्यादा कुछ भी, बहुत ईजी लेवल है आपका फाइनल अकाउंट्स का। ठीक है, तो अगर रॉ मटेरियल की बातें होती तो हम यहाँ ले लेते उसको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, रॉ मटेरियल की बात हो रही है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आया था कंज्यूम्ड, प्लस अगर रॉ मटेरियल को परचेज करने पे कोई कैरेज इनवर्ड वगैरह हुआ, रॉ मटेरियल पे अगर हुआ तो भी उसी का पार्ट है फिर। ठीक है ना, अदरवाइज इस पॉइंट को लेके डिफरेंट व्यू भी है कि आप कैरेज इनवर्ड को अदर एक्सपेंसेस में भी ले सकते हो। अदर एक्सपेंसेस का हेडिंग होता है ना हमारा, वो डिपेंड है कि कैरेज इनवर्ड हमेशा रॉ मटेरियल के ऊपर होगा ये तो पता नहीं होगा ना कभी भी, बस कैरेज लिखा होगा। इनवर्ड भी हम मान लेते हैं कि इनवर्ड होगा, तो जरूरी नहीं कि वो रॉ मटेरियल के ऊपर ही होगा, बट अगर लिखा है कि रॉ मटेरियल के ऊपर है या अजम्पशन ली जाती है तो फिर आप यहाँ ऐड कर सकते हो कि हमने रॉ मटेरियल को परचेज किया, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। तो जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है ट्रेडिंग कंसर्न में, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर है सेमेस्टर 3, वहां आपको यही वाली काउंटिंग आएगी, कॉस्ट काउंटिंग। कॉस्ट काउंटिंग का सबसे पहला पॉइंट ये होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तब आप फैक्ट्री के अकाउंट्स बनाओगे। तो आज तक आपने फैक्ट्री को डील नहीं किया, वहां जाके आप होगे ही सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। 2 सेमेस्टर सेम 3 एंड सेम 4 में आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगे। ठीक है, यहाँ एक रेफरेंस है बस उसका कि रॉ मटेरियल हो सकता है। दूसरा क्या है,
परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, यहाँ ट्रेडिंग कंसर्न की बात है, ये आपको ऑलवेज दिया होगा परचेजेस। अब देखो कैरेज इंक्लूड कर दिया ना इसमें, अगर परचेज दी है तो कैरेज इनवर्ड उसी पे होगा, क्योंकि हम परचेज ही गुड्स करते हैं अगर, तो कैरेज इनवर्ड किस पे देंगे, उसी पे देंगे, तो उसमें ऐड कर देंगे। थर्ड है चेंज इन इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज में कौन सी रहेगी बेटा, रॉ मटेरियल को छोड़ के बाकी क्या रहेगी, तीन चीजें, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न हो तो आपका ओपनिंग स्टॉक भी और क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो इस परचेज के साथ इंक्लूडिंग कैरेज परचेज रिटर्न तो माइनस करनी करनी है, ये तो हमारा परचेज का पॉइंट आ गया ना, जिसको हम बोलते हैं नेट परचेज। ये नेट परचेज तो हमें करना ही करना है, ऐसे एक एक बात फिक्स होती जाएगी। ये चैप्टर बिल्कुल फिक्स्ड है, मैंने 2 लेक्चर में जो करवा दिया 10 लेक्चर तक उतना ही रहेगा, इसलिए 2 लेक्चर ले लो या 10 लेक्चर ले लो, सिर्फ उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी, और आप 3 क्वेश्चन करके आओगे, डाउट्स लेके आओगे, बस इतना ही होगा। वो एवरी ईयर वही डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, जैसे रिकॉर्डिंग में देखोगे कि स्टूडेंट्स वही डाउट पूछ रहे हैं जो आपका आने वाला था, क्योंकि जो होमवर्क करते हैं स्टूडेंट उसी के डाउट होते हैं, और अगर आप उनमें से एक हो तो आपके डाउट उनके डाउट सेम ही रहेंगे। बाकी जो होमवर्क करते नहीं, क्योंकि इस चैप्टर का होमवर्क सब लोग नहीं करते, इसमें हार्ड वर्क वो चाहिए ना, एक क्वेश्चन करने के लिए भी हमें बहुत कुछ बनाना पड़ेगा। अब सेकंड पॉइंट है चेंज इन इन्वेंट्रीज। सपोज अब मैं भूल जाता हूँ कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूँ, अगर हूँ तो वो रॉ मटेरियल की बात खत्म होगी। अब मैं अगर ट्रेडिंग कंसर्न हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस यहाँ ले लेंगे, ओपनिंग यहाँ पॉजिटिव प्लस है, क्लोजिंग यहाँ माइनस है, तो अगर 75 में से 88 माइनस करोगे तो आपका नेगेटिव आ गया। वो डिपेंड करता है कि 75 की जगह पे अगर यहाँ पे 95 होता तो यहाँ 7000 क्या आता, पॉजिटिव। तो चेंज इन इन्वेंट्रीज बोलते हैं इसको। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो किस में चला गया, परचेज में, बट ओनली कैरेज इनवर्ड बोला मैंने। आपका दिमाग में वो फाइल होती है आपके दिमाग में, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कैरेज इनवर्ड, वेजेस, ऑक्ट्रॉय, वाला नहीं, वो +1 की फाइल को बंद कर दो, सिर्फ कैरेज की बात, क्योंकि हम यहाँ पे परचेज के ऊपर ऐड कर रहे हैं। वेजेस तो एम्प्लॉइज वाले में आ जाएगी इस बार। तो अब हाँ, यहाँ पे हर चीज का सब हेडिंग है, हेडिंग है, सब हेडिंग है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया सबको। उसके बाद फॉर्मेट क्या है, अच्छा चेंज इन इन्वेंटरीज के अंदर आपको 2 वर्ड्स और मिल रहे हैं, फिनिश गुड्स, फिनिश स्टॉक एंड वर्क इन प्रोग्रेस। वो फिर अगेन फैक्ट्री की बातें हैं, तो जहां फैक्ट्री होगी वहां रॉ मटेरियल की बात पहले होगी, वहां स्टॉक इन ट्रेड होगा नहीं, क्योंकि हम रेडीमेड गुड्स खरीदते नहीं, हम तो बनाते हैं अपनी, तो इसलिए मेरी बनाई हुई गुड्स का नाम है फिनिश गुड्स, नॉट स्टॉक इन ट्रेड। फिर वहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक किसके होंगे, वर्क इन प्रोग्रेस के और फिनिश गुड्स के, तो उनका ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट यहाँ हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल पहले में एडजस्ट हो गया, रॉ मटेरियल का ओपनिंग भी उसमें ऐड हो गया, क्लोजिंग भी उसमें से माइनस हो गया, तो रॉ मटेरियल को अलग कर दिया। फिर जो बचा फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, उसको नंबर 2 पे ले लिया हमने। वो चेंज इन इन्वेंट्री का पार्ट है, इसलिए जब तुम फॉर्मेट देख रहे हो तो वो टफ लगेगा थ्योरेटिकली, इसलिए आपको पहले 15 मिनट फॉर्मेट पढ़ने के लिए दे दी थी कि जब तक हम क्लास स्टार्ट कर पाते हैं आप फॉर्मेट रीड करिए। तो फॉर्मेट के अंदर आपको सब कुछ दिया हुआ है, एक एक का मीनिंग क्लियर करते जाइए कि अगर वो नवप्रीत पेज नंबर 7.18 ओपन कर लीजिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। उसमें पीएल का फॉर्मेट दिया है, उस पीएल के फॉर्मेट को हम याद कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 साथ में ओपन किया हुआ है हमने बुक का, अनसोल्ड क्वेश्चन जो हम करते हैं हमेशा। तो जब हम परचेज में स्टॉक इन ट्रेड की बात करते हैं वो ट्रेडिंग कंसर्न है, और जब ट्रेडिंग कंसर्न नहीं हो आप तो आप क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो। तो आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो रॉ मटेरियल की बात अलग कर दी, ओपनिंग क्लोजिंग वहीं एडजस्ट कर दिया, तो बाकी ओपनिंग क्लोजिंग किसका बचा, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स का, तो वो अलग से डील हो गया। ऑल टुगेदर इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑल टुगेदर ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सारे डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं आए, पर मैं ओवरऑल कह सकता हूँ कि मेजर 99% ये क्या है, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जहां गुड्स की बात हो रही है या गुड्स को बनाने की बात हो रही है, जो मेरी किसी भी कंसर्न का मेन एक्सपेंस होता है, या तो मैं बनाता हूँ या खरीदता हूँ, वही मेरा मेन कॉस्ट है। गोल्ड ज्वेलरी के लिए या तो गोल्ड परचेज करो या ज्वेलरी परचेज कर लो रेडीमेड, आप गोल्ड ज्वेलर बन जाओगे। या तो खुद बनाते हो, जो स्मॉल स्केलर लोग हैं वो खुद ना बनाकर किसी बड़े ब्रांड से परचेज कर लेते हैं, या वो खुद बनाते हैं, तो उनका मेन मेजर एक्सपेंस ही क्या है, परचेज। गोल्ड का परचेज ही मेन एक्सपेंस है, उसके अलावा तो छोटे छोटे खर्चे हैं,
शॉप का रेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एम्प्लॉयज की सैलरी, वो सारे नीचे आएंगे। और सेकंड हेडिंग आपको मिलेगा हमेशा जब हम ये वाला लेवल क्रॉस कर देंगे, पहला लेवल, इसको लेवल 1 बोलते हैं, जहां परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की बात आएगी। थ्योरेटिकली फॉर्मेट आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन एक एक वर्ड को पढ़ के अगर समझोगे तो वो टफ नहीं है, क्योंकि हो सकता है फाइनल अकाउंट्स की बहुत इजी थ्योरी आ जाए कि आपको सिर्फ फॉर्मेट बना के दिखाना है थ्योरी में, और उसके कंपैरिजन पे न्यूमेरिकल आपको नहीं आता, तो फॉर्मेट याद किया वहां भी काम आता है। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में ये बहुत इजी लगेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सारी चीजें नहीं दी होती आपको। वो कभी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बनाता ही नहीं, हमेशा क्या रखता है, ट्रेडिंग कंसर्न। तो इसलिए आपको क्या मिलता है, सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। जितना आपके सामने दिख रहा है कितना ईजी है, देखो ये बिल्कुल लग रहा होगा +1 का काम है। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दी, परचेज के ऊपर जो कैरेज इन बढ़ा वो ऐड कर दिया, तो परचेज वाला पोर्शन पूरा हो गया। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस उसमें प्लस या माइनस हो गया, डिपेंड करता है क्लोजिंग ज्यादा है कि ओपनिंग ज्यादा है। इस क्वेश्चन में क्या ज्यादा था, क्या ज्यादा बेटा, क्लोजिंग। अब क्योंकि क्लोजिंग ज्यादा था इसलिए मैंने इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 13,000 माइनस में लिखा है, क्योंकि क्लोजिंग माइनस होता है, ओपनिंग ऐड होता है। ओपनिंग हमेशा हमारी इस साल की कॉस्ट होती है, क्योंकि वो गुड्स जो लास्ट ईयर यूज नहीं हुई वो इस साल यूज होंगी, ये हमारी इस साल की कॉस्ट है। और क्लोजिंग स्टॉक इस साल की कॉस्ट नहीं है। इफ एनीवन आस्क यू इन योर लाइफ कि व्हाई वी ऐड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग माइनस, ऐसा क्यों है फंडा, ओपनिंग प्लस क्योंकि वो इस साल की कॉस्ट, और जो इस साल बच गया, परचेज तो किया पर बच गया, हमने सेल नहीं किया, हमने यूज नहीं किया, चाहे वो आपकी स्टेशनरी का स्टॉक बच जाए, किसी चीज का स्टॉक बच जाए, वो इस ईयर से अगले साल जाएगा, तो वो इस साल की कॉस्ट नहीं है। तो इसलिए क्लोजिंग हमेशा ही माइनस होगा, किसी भी क्लास में जाओगे क्लोजिंग माइनस होगा। फॉर्मूले लेने आते रहेंगे आपके सामने। तो बेटा ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट, जो मेजर एक्सपेंस है किसी फॉर्म का। दूसरा मेजर एक्सपेंस है एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंस। अगर गुड्स का खर्चा हो चुका है फाइनल आपके साथ, तो सेकंड है एम्प्लॉइज, सेकंड नंबर पे एम्प्लॉइज दिया ना। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में सारे एम्प्लॉइज आ गए। अब यहाँ पे वो कोई फंडा नहीं कि लेबर है कि परमानेंट एम्प्लॉई है, क्लैरिकल स्टाफ है, ऑफिशियल स्टाफ है, चाहे आप उसको वेजेस पे करते हो या सैलरी पे करते हो। सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो यही ऐड होगी, अगर सैलरी प्रीपेड है तो यहीं से माइनस होगी। आपने 3 साल फाइनल अकाउंट्स किए बेटा, अब ये 4th टाइम आपको आया है। +1 में फाइनल अकाउंट्स किया, +2 में थोड़ा बहुत बात होती थी, फिर सेमेस्टर 1 में तो प्रॉपर फाइनल अकाउंट्स था, अब फिर थर्ड टाइम आ रहा है एज ए डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स। बट फर्क क्या है, अभी तक आपने +1 और बीकॉम सेमेस्टर 1 में किसका किया है, सोल ट्रेड का, अभी डायरेक्टली किसको आप अप्रोच कर रहे हो, कंपनी को। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे, प्रेजेंटेशन टोटली चेंज है और कुछ भी नहीं है, प्रेजेंटेशन चेंज्ड। जैसे आपके सामने है, पहले मैं सैलरी और वेजेस को ट्रेडिंग और पीएल में डिवाइड करता था, वेजेस ट्रेडिंग में जाएगी और सैलरी पीएल में। अब ऐसा नहीं हो रहा, अभी एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अलग से दिखा रहे हैं, और उसमें सब कुछ उसी में आएगा जितना भी एम्प्लॉइज का है। मेरे लिए वेजेस वाला एम्प्लॉय भी वही है, सैलरी वाला एम्प्लॉय भी वही है। फिर अगर उसका कुछ आउटस्टैंडिंग है इस ईयर का, वही प्लस हो गया, प्रीपेड है वही माइनस हो गया, और कुछ अगर आपको लगता है बोनस दिया वो भी वही आ गया, जो कुछ भी आपको लगेगा। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस दिए होते हैं कई बार, वो भी हम एम्प्लॉइज के मान लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी किसके होते हैं, एम्प्लॉइज के होते हैं, क्योंकि एडमिन ब्लॉक में कौन मिलता है आपको, एम्प्लॉइज से मिलते हैं। आपके कॉलेज का एडमिन ब्लॉक देखा होगा आपने, कभी आप फीस पे करने जा रहे हो वहां पे, या कोई और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हो, तो क्लैरिकल स्टाफ जो है वो एडमिन ब्लॉक में मिलता है। एडमिन ब्लॉक में आपको प्रोफेसर नहीं मिलेंगे, वहां क्लासेस नहीं लग रही, वहां पे ऑफिशियल स्टाफ बैठा हुआ है जो आपके अकाउंट को मैनेज कर रहा है कॉलेज के अंदर, आपके फीस ड्यूज हैं लाइक दैट, ऐसा कुछ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी इसी में आ जाएंगे, सॉरी ओवरहेड्स बोला गया, वो सेम 3 में वर्ड यूज होता है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे एम्प्लॉय से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट आता है, अब बीच में एक वर्ड रह गया एफ, एफ फॉर फाइनेंस कॉस्ट, याद ना बेटा, इसलिए हम बोल देते हैं ईएफडी, इसे आपको याद रहता है। तो मैंने प्रॉफिट प्रायर में भी आपको ये चीज याद कराई थी, अब हमें बहुत प्रॉपर से चाहिए। तो ई फॉर एम्प्लॉइज एफडी, इलेक्ट्रॉनिक एफडी ईएफडी, एफ फॉर फाइनेंस कॉस्ट, डी फॉर डेप्रिसिएशन। ये तो पता ही है। फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसी भी चीज का हो, डिवेंचर्स का हो, बैंक लोन का हो, किसी भी चीज का हो, इंटरेस्ट एफ में आ जाएगा। इंटरेस्ट पेड भी आएगा
इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको कॉलेज में जो एमएसटी में क्वेश्चन आने वाला है उसमें क्या बोलेंगे, डिवेंचर 6% और उसका 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पेंडिंग होगा। तो जो पेड होगा वो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स जहां है वहां ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के बिना फाइनल अकाउंट्स मिलेगा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा ट्रायल बैलेंस बना के नहीं देंगे तो वो लेजर के बैलेंस दे देंगे, बैलेंस तो पक्का दिए होंगे। लेजर के बैलेंस ट्रायल बैलेंस बना के दिया है या ऐसे रैंडमली दिए हैं, रैंडमली दिया तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है आपके लिए, क्योंकि आपको फिर डेबिट क्रेडिट अलग अलग करना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस बना के दिया है फिर तो डेबिट अलग है क्रेडिट अलग है। अब जो चीज डेबिट है वो या तो एक्सपेंस होगी या एसेट होगी, और जो चीज क्रेडिट है वो या तो इनकम होगी या लाइबिलिटी होगी। तो 50-50 लाइफ लाइन आपको वैसे मिल जाती है जब ट्रायल बैलेंस बना के दिया होता है, और 99% क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, क्योंकि फाइनल काउंट्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर जब आता है तो विदाउट ट्रायल बैलेंस आता ही नहीं। आपका कॉलेज टीचर जरूर है कि वो ट्रायल बैलेंस को ना देकर जानबूझ के उसी क्वेश्चन को वो इंफॉर्मेशन वाइज दे दे, तो भी वो लेजर बैलेंसेज है, आपको एक एक करके उठाना है वहां से। सब कुछ बताऊंगा कैसे से करना है, ठीक है। उसके बाद फिर डी आता है डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स के ऊपर, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर, फिर अदर एक्सपेंसेस। अब जो इसमें नहीं आया ऊपर ईएफडी में, तो तीन ही मेन हेडिंग है, ईएफडी, एम्प्लॉइज, फाइनेंस कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन। उसके बाद जो रह गया आपका सारा यहाँ आएगा, जितने भी एक्सपेंस रह गए सब यहाँ आएंगे, सोचे समझे बिना लिख दो यहाँ पे, बस सब यहाँ है। इसमें 4 चीजों का ध्यान अलग से देना है। जो गुड्स से रिलेटेड बातें हैं वो नंबर 1 पे, एम्प्लॉइज नंबर 2 पे, फाइनेंस कॉस्ट नंबर 3 पे, डेप्रिसिएशन नंबर 4 पे, 5th पे अदर्स। उसके बाद हमारे टोटल एक्सपेंसेस का पॉइंट मिल जाएगा। आपको लगता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ही नहीं, मैंने क्वेश्चन करवाया भी नहीं तब भी हो गया। अब जब हम क्वेश्चन प्रॉपर्ली करेंगे तो क्या होगा, रेवेन्यू के स्पेलिंग ये बात रह जाएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे लिखना है, स्पेलिंग्स क्या है उसके, ब्रैकेट में हमें नेट सेल्स लिखना है ये बात आ जाएगी। फिर नंबर 1 ऐसे लिखते हैं, लिखने की बातें रहेगी ना। अब बताओ इसमें लिखने में 1 2 लिखना नहीं आता, या इंग्लिश में आपको ये वर्ड्स लिखने नहीं आते, या अमाउंट क्वेश्चन में से देख के कॉपी करनी नहीं आती, तो इट मीन पूरी गेम किसकी रहेगी, 2 चीजों की, एक फॉर्मेट बनाने की और एक जो पॉइंट्स दिए हैं वो प्लेस करने की, कि कौन सा कहाँ आएगा, बस यही सिखाना है आपको मैंने। थर्ड है एडजस्टमेंट्स, वो 99% आपको ऑलरेडी आती हैं, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, बट एक एक करके सारी आपके सामने से निकलेंगी 1 बाय 1। तो ये आपका बेटा पीएल का फॉर्मेट है। जब आपके टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे 289, टोटल इनकम आ जाएगी, टोटल रेवेन्यू सॉरी, आप इन दोनों को माइनस कर दोगे। लेकिन जहां आपको लगे कि पॉइंट्स ज्यादा हैं, जैसे अदर इनकम में एक ही पॉइंट है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो मैंने ब्रैकेट में ले लिया। लेकिन यहाँ पे अगर 2 होते, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बैड डेट्स रिकवर्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, 5 पॉइंट्स बोल दिए मैंने आपको। अगर ये होते तो इसका नोट्स टू काउंट्स बनता, नोट्स टू काउंट्स 1 बनता। फिर हम नोट्स टू काउंट्स का नंबर यहां दे देते, यहां लिखते 1, और वहां पे शो करते कि वो 3000 कैसे आया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जैसे हम क्वेश्चन नंबर अभी 10th देख रहे हैं जी लिमिटेड वाला, इसमें किस किस का फॉर्मेट बनाने को बोला गया हमें, देखो साथ साथ में बातों बातों में हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th पे आ जाइए एवरीवन। फॉर्मेट को भी ओपन रखो, है ना, जस्ट प्लेस एनी पेन इन बिटवीन दैट, ठीक है। फॉर्मेट को भी रखो, बीच में फॉर्मेट के भी जाना पड़ेगा तो ढूंढना नहीं है, ठीक है। एक उसमें कुछ भी फोल्ड कर दो पेज को, और उधर अनसोल्व क्वेश्चन पे आ जाओ। अब अनसोल्व क्वेश्चन में आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो आपकी बुक्स में है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ जी लिमिटेड। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ जी लिमिटेड। सबने ओपन कर लिया, ये पेज नंबर है 7.88। तो अभी हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर किसको डेडिकेट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस को। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आप फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, जैसे आपको मैंने +1 में सिखाया था कुछ ऐसा ही सिस्टम हमें यहां करना पड़ेगा। क्या, नंबर 1 एडजस्टमेंट्स को टिक करना पड़ेगा, वो हम +1 में भी सिखाते थे आपको, बेटा एडजस्टमेंट्स को टिक करो। तो पहले एडजस्टमेंट रीड करो, क्लोजिंग स्टॉक को तो पेंडिंग छोड़ दो, वो तो होती है एडजस्टमेंट।
हाँ जी बेटा, तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हमेशा होती है ना। अब उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या है? हाँ जी, जो सामने है अभी ऑनलाइन उनके पास बुक है ना प्रेजेंटली, नहीं तो मैं पिक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, कर ही देते हैं, फिर कई बार रिकॉर्डिंग के टाइम भी नहीं होती, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी समझ आएगा जब आपके पास सामने बुक है। हाँ जी, तो बेटा यहाँ पर आप एडजस्टमेंट को टिक करोगे। एक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट होता है, उसको पेंडिंग छोड़ दो। प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स, वो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हमेशा हम एंड में करते हैं, उसको भी पेंडिंग छोड़ दो। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये नई आइटम है, नई एडजस्टमेंट है, आपको अब सिखाएंगे आज, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, हाँ ये आइटम मिलेगी ना ट्रेवल्स में। कुछ चीजें तो डायरेक्टली हम एंड में करते हैं, प्रोविजन वगैरह, तो उसको छोड़ दो। लेकिन डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है? प्लांट एंड मशीनरी पे। तो प्लांट एंड मशीनरी को टिक करने के लिए ना सी लिख लो वहां पे, सी टिक ना करो, सी लिख लो वहां पे कि इसकी सी नंबर एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी के को ढूंढो बेटा, लास्ट फोर्थ आइटम मिलेगी आपको, फोर्थ लास्ट आइटम। प्लांट एंड मशीनरी के आगे सी लिख लो, फिर फर्नीचर के आगे सी, एंड पेटेंट्स के आगे सी। इस सी के दो फायदे होंगे, एक तो जिसकी एडजस्टमेंट है वो हमें सबसे पहले पता होगा, हमारी कटिंग नहीं होगी। दूसरा, कौन सी एडजस्टमेंट नंबर है वो ढूंढना नहीं पड़ेगा उस टाइम। फिर उसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग और सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट और सैलरी के आगे डी लिख लो। अगर ट्रेवल्स में नहीं मिलते तो फिर हम नया दिखा देंगे, पर अभी रेंट और सैलरी है, उनके आगे डी लिख लो। डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन किसके अगेंस्ट बनते हैं? डेटर्स के अगेंस्ट। और बैड डेट्स, बैड डेट्स और डेटर्स दोनों के सामने लिख दो एफ, सॉरी ई। बैड डेट्स और डेटर्स इन दोनों के सामने लिख दो ई। एंड देन बोर्ड हैज रिकमेंडेड 15% प्रपोज्ड डिविडेंड। अभी तो एक एडजस्टमेंट अलग से है। ये सब चीजें क्या है बेटा, जो ईयर के एंड पे हम प्रोविजंस बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, याद है ना, उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस। जब एक प्रॉफिट आ जाता है, प्लस टू में मैंने क्या एग्जाम्पल दी थी कि जो प्रॉफिट बिजनेस अर्न करता है वो एक प्रसाद बन जाता है, वो प्रसाद सबको मिलता है। तो यहाँ जो प्रसाद है वो गवर्नमेंट को मिलेगा सबसे पहले एज ए टैक्स, फिर शेयर होल्डर्स को मिलेगा एज ए डिविडेंड, फिर बिजनेस कुछ अपने पास रखेगा एज ए रिजर्व। ये सब चीजें एंड में होंगी, इसका अभी कोई रोल नहीं है, अभी आप इतना ही कर सकते हो। जो जो एडजस्टमेंट्स का लिंक ट्रायल बैलेंस के आइटम के साथ है, वहां ट्रायल बैलेंस के आइटम पे टिक कर लो। लेकिन इतना इनफ नहीं है यहाँ, ये तो था प्लस वन की बात। अब यही क्वेश्चन प्लस वन में जब करते तो क्या बनता? ट्रेडिंग पीरियड बनता। ये सेम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन प्लस वन में है अगर, तो ट्रेडिंग पीरियड बन जाएगा हमारा। सेमेस्टर वन में भी ट्रेडिंग पीरियड बन जाएगा। पर अभी हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें एक पंगा है कि हेडिंग सब हेडिंग्स है। तो अब हम क्या करेंगे, एक राउंड लगाएंगे। अभी बैलेंस शीट की बात नहीं करते, लेकिन जब हम बैलेंस शीट को भी कर लेंगे तो बैलेंस शीट और ट्रेडिंग, सॉरी बैलेंस शीट और पीएल को एक साथ हम क्लासिफाइड कर देंगे। अभी सिर्फ बैलेंस शीट को छोड़ दो, फर्स्ट डे आपका बैलेंस शीट को छोड़ के। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ है कि एग्जाम में सिर्फ पीएल का ही आ जाता है बनाना, प्रिपेयर स्टेटमेंट और पीएल, बैलेंस शीट पूछते हैं आपको, वो इजी क्वेश्चन होता है वो, नोट्स टू अकाउंट्स एंड पीएल 15 मार्क्स में। तो आप सिर्फ पीएल को दिमाग में रखो, कौन कौन सी आइटम्स हैं जो पीएल के आपको दिख रही हैं, उसके हम हेडिंग्स बनाते हैं। आपको पता है पीएल के 4 हेडिंग्स है। पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम को छोड़ दो, बाकी एक्सपेंसेस हैं मेन। पहले वाले एक्सपेंसेस का नाम क्या रखें? परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इसका नाम क्या रखें? फिर कुछ बनाओ कोड वर्ड, क्या रखें इसका नाम? क्योंकि इकट्ठी यूज होने ये, क्या करें फिर इसको? इसको आप लिख लो पी, लिख लो बस परचेज, क्योंकि परचेज के साथ ही आने हैं ये। जैसे कैरेज ऑन वर्ड है, कैरेज इन वर्ड सॉरी, परचेज, परचेज रिटर्न, फिर ओपनिंग क्लोजिंग एंड स्टॉक जो भी है, ये सारी कहानी है परचेज में आनी है। अगर रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन होगी उसको तो हम आरएम लिख देंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आरएमसी लिख देंगे। शॉर्ट वर्ड्स बनाने पड़ेंगे आपको, तभी हो पाएगा, नहीं तो बार बार कटिंग होगी। आप एक पॉइंट लेना भूल जाओगे, आपका पूरा क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। ओके, तो बेटा नंबर 1 आज स्टॉक पी लिख दो, इस पे 75,000 पे लिखो, लिखो पी। बुक में लिखो बेटा, इससे बुक खराब नहीं होगी,
बुक में ऐड ऑन होगा। और स्टॉक पे पी लिख दो, परचेजेस पे पी। अब वेजेस किस रिलेटेड है, एम्प्लॉइज, ई लिख दो। आपका जो भी ई होगा, स्मॉल है कैप है ना, वो आपको यूज करने, किसी और को मतलब नहीं। एग्जाम में पेंसिल से लिखना, और पेपर करने के बाद, जैसे क्वेश्चन होने के बाद रब कर देना, 1 मिनट लगेगा। क्वेश्चन खत्म हुआ, रब कर दो। क्वेश्चन करते हुए आप लिख रहे हो अगर कुछ, या ऐसा कुछ असिस्टेंट ले रहे हो, तो कोई कुछ नहीं कहता आपको, ठीक है। वो चेकिंग होती है, तो वो क्वेश्चन उस टाइम तुम कर थोड़ी रहे हो, वो चीटिंग में आ जाता है। तो आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं, करते हुए लिखो, बाद में रब कर दो। इस क्वेश्चन में लिखना पड़ता है हमें। कैरेज पी, परचेज से रिलेटेड है, क्योंकि कैरेज अगर नहीं लिखा तो क्या होगा, इनवर्ड। अगर ये आउटवर्ड होता तो अदर एक्सपेंस में जाता, फिर हम उसमें ओ लिख देते, अदर एक्सपेंस का ओ। बैलेंस शीट के आइटम में छोड़ रहा हूं, सैलरीज ई, रेंट ओ, ओ फॉर अदर एक्सपेंस, ओ ई लिख लो जाए। अगर रहता सर ओ क्या होगा, फिर ओ ई, क्योंकि हम ही लिखेंगे, हम ही यूज करेंगे, तो हमारी कोडिंग हमें पता ही होगी। रेंट को ओ लिख लो, उसके बाद फिर सब छोड़ दो। परचेज रिटर्न को माइनस पी लिख लो, कि पी में से माइनस होने की। क्रेडिट साइड आगे बेटा, माइनस पी। सेल, सेल में क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आर एफ ओ लिख लो, आपका बनाया हुआ वर्ड है +2 का, आर एफ ओ। सेल्स को आर एफ ओ लिख लो। और सेल हमेशा क्या मानते हैं, हमेशा नेट सेल। अगर सेल रिटर्न दी है आपको, तो सेल में से सेल रिटर्न माइनस करके जो नेट सेल आएगी, उसी को लिखना है आर एफ ओ के आगे, ठीक है। अब यहाँ सेल रिटर्न नहीं है, अगर होती तो कहाँ मिल जाती, डेबिट साइड, क्योंकि सेल रिटर्न का नेचर क्या है, डेबिट। तो अभी तो ये नेट है, नेट सेल। मैंने देखे नहीं, अच्छा दिए, सॉरी, मुझे लगा सन्ड्री क्रेडिटर्स वगैरह कुछ। वो सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस भी ओ आ जाएगा, ओ ई। जो कोई नहीं है वो और में है, अदर में है वो, ठीक है। जो कहीं भी नहीं है वो अदर में है। नेक्स्ट, सो सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस भी अदर एक्सपेंस में लिख लो एवरीवन। डिस्काउंट रिसीव्ड, अदर इनकम, ओ आई, ओ आई, अदर इनकम। सरप्लस काउंट तो पीएल अकाउंट का बैलेंस होता है, अभी बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहे, तो बैलेंस शीट के आइटम्स को छोड़ दो, छोड़ दिया मैंने, हो गया। अब बेटा देखो, आपके सामने पीएल बन गया। ये सब करने में आपको 1 या 2 मिनट लगेगा एग्जाम में, 2 मिनट भी लगा दिए तो बाकी के अगले 20-25 मिनट सिस्टमेटिक होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कटिंग नहीं होगी। और कटिंग के साथ फिर आपको 15 मार्क्स मिलते नहीं है, विदाउट कटिंग थोड़ी बहुत कटिंग तो चलो ठीक है, इग्नोर हो जाती, ज्यादा नहीं। तो आप जब करोगे क्वेश्चन, टाइम भी सेव होगा आपका, ये लगाए हुए 1 मिनट आपके 15 मिनट सेव कर देंगे। अब आप करने शुरू करो, आपको खुद ही पता है क्या क्या है। कोई बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा नहीं एग्जाम में, ऐसे ही आएगा आपके एमएसटी में, कुछ 2-4 एडजस्टमेंट ज्यादा कर देंगे टीचर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब जब हम करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, अब देखो बेटा सामने, पहले लिखेंगे कंपनी का नेम। कंपनी का नेम क्या है एवरीवन, जी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं एवरीवन, जो भी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, बुक में क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, या मैंने ग्रुप में पिक शेयर कर दी है। क्वेश्चन नंबर 10, जी लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। जो भी न्यू बुक्स में ईयर होगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, टोटल रेवेन्यू, सॉरी, नेक्स्ट क्या है हमारा फर्स्ट हेडिंग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, नेट सेल। अगर नेट सेल नहीं दी होगी तो आपको नेट सेल पहले कैलकुलेट करनी होगी, ब्रैकेट में कैलकुलेट करके आप लिख सकते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नंबर 1 आएगा, ब्रैकेट में नेट सेल। नोट्स टू अकाउंट्स बनाने की नीड नहीं होती इसमें कभी भी, अगर सेल रिटर्न दी भी हो तो भी हम ब्रैकेट में वो कर सकते हैं वहां पे। ये आपका आंसर आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बुक में दिया है, जहां पे आपने आरएफओ लिखा था 340, फिर जहां पे आपने ओ आई, अब यहाँ तो एक ही आइटम है, हमें पता है एक ही आइटम है, डिस्काउंट रिसीव्ड। 2-3 भी सकते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनीथिंग, एडजस्टमेंट होती है कोई,
कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट पे बेचा है। तो कुछ भी आपको लगता है कि अदर इनकम है, सेल को छोड़ के बिजनेस की सारी इनकम्स क्या होती हैं? अदर इनकम, जिसको इनडायरेक्ट इनकम से बोलते हैं। तो बेटा वो कुछ भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो भी होगा वो। फिर अगर दो आइटम मिनिमम हो जाएंगी, मिनिमम दो हो जाएंगी, तो भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? नोट्स टू अकाउंट्स। अभी जरूरत नहीं है, अब ये ब्रैकेट में उसको लिख सकते हो, डिस्काउंट रिसीव्ड एक आइटम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से सेल है, यहां से डिस्काउंट रिसीव्ड है 3000, टोटल रेवेन्यू ऐसे लिखना आपको 1+2, 1+2 टोटल रेवेन्यू, वो होगा हमारा नंबर 3 पॉइंट, रोमन नंबर 3, ठीक है, 343। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाइए, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में देखो फॉर्मेट आपके दिमाग में चल रहा है, पहला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, नहीं है इस क्वेश्चन में, होता तो सामने आया था। ट्रेवल्स को रीड करने का ये भी तो फायदा ना, अब सारे पॉइंट्स हमारे सामने से निकल चुके हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं है, तो दूसरा क्या है? परचेज और स्टॉक इन ट्रेड, वो है, परचेज ही लिखो, परचेजेस। अब वो परचेज में कैरेज इंक्लूडिंग है, मतलब कैरेज ऐड करके लिखना हमें, 245,000 प्लस 950, कितना हो गया? 244 950। परचेजेस इंक्लूडिंग कैरेज 950, हो जाएगा। ये ऐड कर दिया बेटा हमने, 245 950 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज रिटर्न गिवन है तो माइनस कर दो, 10,000 लेस परचेज रिटर्न, इट कम्स 235 950। अब ये सब पी चल रहा है ना, तभी इसको पी बोलते हैं। परचेजेस इंक्लूडिंग कैरेज, कैरेज ऐड हो गया, लेस परचेज रिटर्न होगी। चेंज इन इन्वेंट्रीज, उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस होना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होना है, प्लस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस। चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर प्लस माइनस का साइन कहीं नहीं आना, वो अंडरस्टूड फॉर्मूला है कि ओपनिंग स्टॉक पॉजिटिव आइटम होती है, जैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लिखते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो चेंज इन इन्वेंट्रीज, ओपनिंग स्टॉक 75। अब यहाँ पे एक इनर कॉलम बनेगा अगेन, और ये चेंज इन इन्वेंटरीज अलग अलग हेडिंग पर यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ था, उसी में से 30,000 माइनस। दो हेडिंग अलग बने, जैसे परचेज हेडिंग हो गया और एक चेंज इन इन्वेंट्री हेडिंग हो गया, दो अलग अलग हेडिंग किया हमने भी, लेकिन ये अमाउंट्स एक साथ आएंगे। लेफ्ट साइड पे हेडिंग तो अलग है ना, परचेज अलग है, चेंज इन इन्वेंट्री अलग है, इनकी अमाउंट्स को हम एक साथ मैनेज करेंगे और बाहर ये एक अमाउंट निकाल लेंगे। इसका मीनिंग है परचेजेस एडजस्टेड, इसलिए मैंने आपको इन सबके लिए पी बोला है। पहले मैंने वेट किया कि आप क्या बोलते हो, फिर मैंने आपको बताया पी, इसको बोलते हैं परचेजेस एडजस्टेड। कुछ याद आया +1 का? जब हम अपनी परचेज में परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस। कैरेज इसलिए प्लस हुआ है, कैरेज को प्लस करने का आइडिया डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, वो परचेज के बिल में ही इंक्लूड होती है। जब आप दिल्ली से गुड्स मंगाते हो तो ट्रक का किराया भी तो होगा ना साथ में, तो वो ऐड ही हो जाता है। तो ये एक ट्रेडिशनली हम परचेज के साथ कैरेज इन वर्ड को ऐड कर देते हैं फाइनल अकाउंट्स में। लेकिन ये जो हमने निकाला है 220 to 950, इसको बोलते हैं हाँ एडजस्टेड परचेजेस या परचेजेस एडजस्टेड। ये आपको +1 में पॉइंट आया था ना ट्राइबल्स के अंदर, परचेजेस एडजस्टेड, तो ये वो अमाउंट आ गई, क्योंकि हर जगह परचेज ही तो है ना। ओपनिंग स्टॉक भी हमने परचेज किया था लास्ट ईयर, क्लोजिंग स्टॉक भी हमने इस साल परचेज किया है, उसी में से बचा है, इसलिए लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक प्लस हो गया इस साल की परचेज में, और इस साल की परचेज में से जो बचा क्लोजिंग स्टॉक वो माइनस हो गया। तो सब जगह परचेज ही तो है, परचेज रिटर्न भी परचेज का ही पार्ट है, कैरेज भी परचेज के ऊपर ही है, ये पूरी परचेज की दुनिया है बेटा, ऑल टुगेदर इज परचेज। परचेज के अलावा कुछ है तो बताओ यहाँ, जो हो रहा है परचेज के ऊपर हो रहा है या परचेज में से हो रहा है, इसलिए जो आंसर आया वो परचेज एडजस्टेड ही आएगा। अब आज मान लो हमारी ये बात फिक्स होगी, तो अब कल इस पे टाइम नहीं लगेगा, इसके ऊपर डिस्कशन आनी ही नहीं पूरे चैप्टर में, ये फिक्स हो गया हमारा।
जो भी क्वेश्चन हम करेंगे सब में ऐसे ही होगा हमेशा, ठीक है। चलिए आगे, ओके हो गया ये। देन एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। अब इसमें क्योंकि आपने ई 2 बार लिखा है, चेक करो, या 3 बार लिखा है ई। अगर 3 बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो ऑटोमेटिक मुझे करना पड़ेगा। अब ये बनता है बेटा, अब हम सेकंड पेज पे आ जाएंगे। ये पूरे पेज में बन जाता है, एक पेज इनफ रहता है इसके लिए, एक कंप्लीट पेज इसको दे दो पीएल को। सामने वाले पेज पे बनाओ नोट्स टू काउंट्स, या ऐसे लिखो accompanying notes to the statement of profit and loss। accompanying notes to the statement of PL। पहला पॉइंट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फर्स्ट नोट्स अकाउंट बनेगा। अब ये स्टूडेंट को मुश्किल लगते हैं, मुश्किल तो कुछ नहीं बेटा, ये बस लेजी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मुश्किल है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये सोचना कि कौन लिखेगा, मतलब आप ही लिखोगे, आपके लिए ये शॉर्ट कर सकते हो नोट्स टू अकाउंट्स, बस वो पता है कि पीएल के बन रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स। अब उसमें नोट नंबर 1 कुछ भी हो सकता है, फिक्स कुछ नहीं है। ये नोट नोट नंबर 1 अदर इनकम्स का भी हो सकता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे वो अदर इनकम का होगा। नंबरिंग फिक्स नहीं है, 1 जैसे हम वर्किंग नोट बनाते हैं वैसे ही है, बस नोट्स अकाउंट्स। नंबर 1 किसको दे दिया, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस को। वेजेस 30,000 के बने क्वेश्चन में, ये भी हमारे एम्प्लॉइज की होती है जो वेजेस के हिसाब से वो करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू आवर्स, उनको वेजेस बोलते हैं। जिनका मंथली फिक्स होता है वो सैलरी होती है तो एम्प्लॉइज ही, स्टाफ ही हमारा। तो वेजेस, सैलरीज। अब सैलरीज में आउटस्टैंडिंग वर्ड भी है ना, एडजस्टमेंट। अब यहाँ एडजस्टमेंट याद आएगी आपको, अगर आप मेरे वाली टेक्निक यूज नहीं करते, जो मैंने आपको टिक कराने करने को बोला, सी पॉइंट लिखने को बोला, तो क्या होगा, आप निकल जाओगे आगे, उस टाइम याद नहीं होगा, बाद में कटिंग होगी। अब आपको जहां भी सैलरी दिखेगी ट्रेवल्स में, सैलरी खुद बोलेगी सी, पॉइंट नंबर सी या पॉइंट नंबर डी, ऐसे ना। तो सैलरी के आगे हमने क्या लिख दिया, डी। तो सैलरी खुद बोल रही है कि डी में जाओ, तो फिर तो भूलने का मतलब ही नहीं। सैलरीज के सामने क्या लिखा हमने, डी, तो डी में गए। अब देखो ढूंढना पड़ा ना, नहीं तो ढूंढना पड़ता कि वो एडजस्टमेंट सी में कि डी में कि ई में है। तो टिक से बेटर है पॉइंट नंबर डी, या पॉइंट नंबर 1 4 2 4 जो भी दिया हो। तो फोर्थ पॉइंट लिख दो वहां पे, 4 या डी लिख दो। सैलरी आउटस्टैंडिंग 900 है, तो 900 ऐड कर दो बेटा यहाँ पे। अब क्योंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग अगर एडजस्टमेंट है, अगर मैं +1 में ये पॉइंट कराता तो क्या बोलता, बेटा 900 सैलरी में ऐड कर दो, और साथ में सैलरी को बैलेंस शीट में दिखाओ आउटस्टैंडिंग 900। तो अब बैलेंस शीट तो बनेगी साथ में। तो अब जब हम बैलेंस शीट का लेक्चर लेके आएंगे आपके सामने, तो वहां बैलेंस शीट के पहले हेडिंग सब हेडिंग को याद करेंगे। वो मैंने आपको होमवर्क में भी दे दिया, क्योंकि उस पर आप वर्क कर चुके हो। आप पीएल में वीक हो सकते हो, लेकिन बैलेंस शीट में कभी भी नहीं। आपको पता है शेयर होल्डर फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट, बोल दिया 10 सेकंड में। फिर करंट एसेट्स के अंदर 6 सब करंट एसेट्स हैं, ठीक है ना। नॉन करंट एसेट्स के अंदर 4 हैं, वो सब आपको पढ़ने घर पे। नहीं पढ़ोगे तो मैं फिर यहाँ कराऊंगा, वो आधा घंटा लगेगा हमारा, मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है जी, ये हो गया सैलरी एंड एड आउटस्टैंडिंग, 84 हो गया, ये ओके हो गया। अब इसका टोटल आ गया 38,400, इसको ऊपर ले आओ, 38,400 को ऊपर ले आओ। थर्ड पॉइंट, फाइनेंस कॉस्ट यहाँ है नहीं, क्योंकि मुझे पूरे क्वेश्चन में कहीं भी देखो, ट्रेवल्स को हम रीड कर चुके हैं बहाने से, जब हमने क्लासीफाई किया था, ओ ई ए जो भी, और एडजस्टमेंट्स को रीड कर चुके हैं, टिक कर चुके हैं। तो एक तरह से जब हर एक्सपर्ट क्या कहता है कि क्वेश्चन को पहले 5 मिनट्स रीड करो स्टार्ट करने से पहले, वो हमारी रीडिंग हमने कर ली है बहाने से, और साथ में हमारा मेन वर्क भी हो गया क्लासिफिकेशन का। अब हमें पता है कि कहीं भी मुझे ये पॉइंट नहीं मिलने वाला कि बैंक लोन आउटस्टैंडिंग है, डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। अगर होता तो पहले सामने आया था। तो इसलिए हम यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट का हेडिंग लिख भी देंगे अगर, तो भी कोई बात नहीं, सामने डैश लगा देंगे, लिख दो या तो है ये फाइनेंस कॉस्ट सामने डैश लिख दो तो बेटर है। आगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब यहाँ डेप्रिसिएशन के आपको पता है 2 पॉइंट्स थे, 2 पॉइंट्स है यहाँ पे। तो वो क्या क्या है,
डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितने परसेंट है बेटा? 15%। और प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू 29,000। अब यहाँ मेथड कौन सा है? तो जब नहीं लिखा होता तो हमेशा डिमिनिशिंग बैलेंस ही होता है। 29,000 कौन सी वैल्यू है मशीन की? डिमिनिशिंग, जो पिछले साल से डेप्रिसिएशन माइनस करके आई है, और इस साल का माइनस और हो जाएगा, अगले साल चला जाएगा। हमें ओरिजिनल कॉस्ट कहाँ दी है? दी नहीं। अगर हमें ओरिजिनल कॉस्ट दी होती कि प्लांट एंड मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट है 40,000 और हमें उस पर लगाना है, तो ओरिजिनल कॉस्ट ब्रैकेट में दी होती कहीं ना कहीं, और फिर हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लगा रहे होते 40,000 का 15% 6,000। तो ये तो आपको पता है प्लस वन से कि दो मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड भी आ सकता है कहीं भी, और डिमिनिशिंग बैलेंस भी। नहीं तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही होता है। तो बेटा 29,000 का 15% 4350। ओके जी। फिर फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 10%, फर्नीचर की वैल्यू गिवन है। फिर पेटेंट्स पे 5% लगाना है, पेटेंट्स की वैल्यू गिवन है। पेटेंट्स अमोर्टाइजेशन में आ जाते हैं, चाहे आप उसको डेप्रिसिएशन बोलो या पेटेंट्स रिटर्न ऑफ बोलो, डेप्रिसिएशन वर्ड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हेडिंग तो एक ही बन गया ना, ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। बट पेटेंट्स के लिए अमोर्टाइजेशन वर्ड है और बाकी फिक्स एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन वर्ड है, और वो एक अमाउंट आ जाएगी 6290 जो हमें ऊपर लिखनी है। कहां पर? हाँ, एमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन भी चलेगा, अंदर नोट्स टू अकाउंट्स में कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कॉस्ट में क्या क्या? ओनली इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसी का भी, आपने बैंक से लोन लिया, डिवेंचर होल्डर से लोन लिया, लोन किससे ले सकते हैं हम? ये हो सकते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, किसी भी टाइप का लोन हो। वो आज का लेक्चर नहीं है, वो बैलेंस शीट लेक्चर है, पहले आप रिवाइज करके आओगे, वो एक लंबा लेक्चर है, लॉन्ग लेक्चर। तो अभी या तो मैं आपको आधा घंटा दूं बैलेंस शीट याद करने के लिए, आपके लिए वो भी कम है। यू नीड एटलीस्ट 2 आवर्स। वो पहले याद करो मेरे सामने बैठ के, फिर मुझे सुनाओ। तो वो वाला काम करेंगे परसों। आप बैलेंस शीट को याद करके आओगे और मैं आपसे सुनूंगा, कभी भी हेडिंग बोलूंगा आपको, सब हेडिंग बताने होंगे। सब हेडिंग के अंदर आइटम्स कौन से होते हैं उसकी बात नहीं करेंगे, वो तो हमारा चैप्टर ही है। चैप्टर सिखाएगा कि अगर सिल्वर कॉइन्स दिए हैं तो कहाँ आएंगे, अगर फिक्स डिपॉजिट दिया तो कहाँ आएगा, है ना, डेटर्स कहाँ आएंगे, वो तो चैप्टर सिखाएगा। बट चैप्टर में एंटर करने से पहले यू शुड बी एलिजिबल फॉर दैट। फाइनल अकाउंट्स करने के लिए एलिजिबिलिटी बड़ी सिंपल है। पीएल मैंने आपको याद करा दिया, समझा भी दिया, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा दिया। बैलेंस शीट आप याद करके आओ, फिर वहां आपको समझ आ जाएगा कि लोन क्या क्या हो सकता है। जब हम नॉन करंट लायबिलिटीज में जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर जाओ, नॉन करंट लायबिलिटीज में जाओ, उसके पहले सब हेडिंग में जाओ, क्या है सब पहले सब हेडिंग? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में फिर आपको लिखा होगा डिवेंचर्स, बैंक लोन, लोन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, एनबीए जो होते हैं, जैसे एलआईसी हो गया ना, कोई भी पोस्ट ऑफिस हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स कोई भी तरह का हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, कोई भी लोन है, बैंक लोन है चाहे, उसका इंटरेस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट आने। ठीक है जी, 6290 आ गया। वो ज्यादा एक दिन में कर नहीं सकते फाइनल अकाउंट्स को, इतना ही करते हैं बस हम, नहीं तो फिर डिविडेंड तो क्या देना चाहिए? करेंगे, अभी सारा करवा के भेजेंगे, डोंट वरी, अभी तो स्टार्ट हुए चैप्टर। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा जो रह गया? अब जहां जहां आपने ओ ई लिखा हुआ है या ओ लिखा हुआ है, बोलो क्या कहां का लिखा हुआ है? रेंट भी लिखे है। जैसे रेंट वर्ड को देखोगे, हर चीज को सिस्टमेटिकली हमने करना है, प्री प्लान्ड होता है ना। जैसे कल एक फंक्शन हमारे घर में, तो हमने पहले प्री प्लान कर लिया, अब हर चीज प्लानिंग से चल रही है, नहीं तो आपको पता है फंक्शन हमेशा डिस्टर्ब हो जाता है। अब जैसे रेंट आएगा, रेंट के आगे डी लिखा होगा, वो डी याद करेगा, रेंट आउटस्टैंडिंग को भी उठाओ, या रेंट प्रीपेड है तो उसको उठाओ वहां से। प्रीपेड माइनस होता है क्योंकि वो अगले साल का होता है, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, इस साल का होता है वो हमेशा। तो रेंट के आगे लिखे डी आउटस्टैंडिंग, तो बेटा ऐड आउटस्टैंडिंग कर दो, 4000 प्लस 800 कितना हो गया? 4800। देन सेकंड पॉइंट, अब यहां जितने भी प्रोविजंस बनाने को कहते हैं, जैसे मैंने कुछ चीजें पेंडिंग छोड़ दी थी, अभी हम उसकी बात करेंगे बेटा। मेन तो पीएल अकाउंट ही है ना, हमारे फाइनल अकाउंट्स की जान है वो क्या है? पीएल। मेन तो बैलेंस शीट इज नथिंग। बैलेंस शीट तो क्या है, जो जो आइटम्स बाकी रहेगी वो किसकी हैं? बैलेंस शीट की। वहां जाके सिर्फ डेकोरेट ही करनी है, उठाओ शेयर कैपिटल लिख दो शेयर होल्डर फंड में, जर्नलिज्म को लिख दो रिजर्व सरप्लस में। तो इसलिए ज्यादा टाइम जो लगेगा आपको वो किस पे लगेगा? पीएल पे। उसी की सारी एडजस्टमेंट होती है।
बैलेंस शीट की भी होती है एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट में तो एडजस्टमेंट्स के बाद पॉइंट्स जाएंगे, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटीज के सब हेडिंग में, अदर करंट लायबिलिटीज था ना। अब तभी मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी आपके फेसेस पे कोई इंप्रेशन ही नहीं, ब्लैंक फेसेस हैं, किसी को बैलेंस शीट आती ही नहीं। अब बाई चांस आप फ्राइडे की क्लास में आए नहीं, कल भी कोई नहीं आया, कल भी मैंने अकेले लिया क्लास यहाँ पे, एक आधा स्टूडेंट था, एक या दो, तो नहीं तो अगर आप सब आते संडे की क्लास में, या फ्राइडे बाय चांस तुम, इट वाज एट माय एंड, क्लास नहीं लगा पाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी वो, एक काफ़ी चली काफ़ी देर तक, तो नहीं तो फिर ये काम मैंने पहले देना था आपको कि आप पहले से करके आओ बैलेंस शीट। लेकिन हमारी ये लेक्चर नंबर 2 में आती है बात हमेशा बैलेंस शीट की। तो जब आप परसों आओगे विदाउट बैलेंस शीट मत आना, क्योंकि अगर आप आ भी गए तो मैंने आपकी क्लास ऑफ कर देनी है और आपको बोलना है कि बेटा ओके आपके पास 1.5 घंटा है, बैठ के याद कर लो। आप याद करके चले जाओगे, मतलब आपका डे बेकार चला जाएगा। अब लोग ट्यूशन आई भी और उसमें हमने किया कुछ नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट याद की, इससे बेटर तो घर बैठ के याद कर लेते। तो अगर याद किए बिना आए, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, कहीं तो मिलोगे, याद होनी चाहिए, ठीक है। बस ऑनलाइन में चीटिंग कर सकते हो, इतना ही है बस, आप ऑफलाइन में कर नहीं पाओगे। तो देखी जाएगी फिर मैं गीता कुरान पे हाथ रख के पहले कसम दिलाऊंगा आपको, उसके बाद सुनूंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में ऐसा कहते हैं हम कि उठा लो बाइबल और गीता कुरान जो भी करने पड़े। ठीक है जी। तो अब जो यहाँ बोला गया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओ, तो वो कहाँ बनेगी, अदर एक्सपेंस में, क्योंकि उसका कोई हेडिंग नहीं है। कितनी बोली है वो भी लिखे हुए है, कितनी बनाओ 510, तो लिख दिया हमने अदर एक्सपेंस में। सीक्वेंस कोई नहीं यहाँ पे, सीक्वेंस की बात सिर्फ दो ही जगह आती है, एक रिजर्व एंड सरप्लस का सीक्वेंस है ना, एक आगे फिक्स एसेट्स का सीक्वेंस, एक दो जगह ही आता है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे सीक्वेंस वाइज। कोई भी चीज पहले लिखो बाद में लिखो। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 510 लिख दिया, ओके जी। उसके बाद फिर सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस भी आपने बोले थे हैं, वो भी लिख दिया। तो ओ ई आपने दो जगह लिखा हुआ है, देखो ओ कहाँ लिखा हुआ है, रेंट के आगे और सन्ड्री एक्सपेंसेस के आगे, वो उठा के यहाँ लिख दिए। रेंट के सामने डी पॉइंट है, दैट इज एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग ऐड हो गया। और एक एडजस्टमेंट सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आती है, जिसका लिंक एडजस्टमेंट की साथ होता है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक तो यहाँ आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में बैड डेट्स दिए नहीं बाय चांस, नहीं तो सीन क्या बनता, हाँ जी सीन कैसे बनता, मैं पहले लिखता बैड डेट्स, हाँ जी सीन क्या बनता, आई शुड राइट फर्स्ट ऑफ ऑल बैड डेट्स, कितने बैड डेट्स से 1000, एड न्यू प्रोविजन, सब याद आ जाएगा +1 का, जो भूल गए +1 क्यों, आप तो सेम 1 बोलेंगे, सेम 1 में जो भी किए, बैड डेट्स 1000 एड न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन है 510 की, टोटल कितना हो गया दिस, माइनस ओल्ड प्रोविजन। आपको ट्रेवल्स में एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से ओल्ड प्रोविजन दी होती है 200 की फॉर एग्जांपल, तो फिर हम यहां लिखेंगे 1310। तो मैक्सिमम ये केस है, हो सकता है आपका कल ही एमएसटी है तो उसमें मैक्सिमम टीचर यही कर सकते हैं, आपको बैड डेट्स का पूरा डाल देगा। तो फिर आपने क्या सेम 1 नहीं किया, तो आपकी कोई कंप्लेंट ही नहीं, सेम 1 में करवा तो दिया आपको, +1 में भी करवाया हुआ है कि बैड डेट्स के 3 पॉइंट्स होते हैं, पहले फर्दर बैड डेट्स वो ऐड करो, फिर न्यू प्रोविजन बनाओ डेटर्स के ऊपर, और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सब कुछ यही आने। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सॉरी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी यही लिखी जानी है, वो अलग से लिखी जाएगी बस, वो बैड डेट्स के साथ नहीं आती। सब बताया हुआ है कि बस एक बार दोबारा बताएंगे, इतना ही है, सारे पॉइंट्स एक एक साथ दोहराएंगे। तो किसी क्वेश्चन में आपको बैड डेट्स के ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे, फर्दर बैड डेट्स, मेक ए प्रोविजन 5%, फिर मेक ए प्रोविजन 2% ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो सब कुछ अदर एक्सपेंस में आने। उसके बाद बैलेंस शीट तो बहुत इजी है, बैलेंस शीट में मैं क्या समझाऊंगा, सुनो सोचो मैं क्या बोलूंगा, आपको पहले से पता है, सर वहां क्या बोलेंगे, बेटा डेटर्स लिख दो और डेटर्स में से 510 माइनस कर दो, बस ये बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट करवाने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगने हैं, आपको याद करने में 2 घंटे लगने हैं, वो आपका काम है। होमवर्क के तौर पे करो या यहाँ बैठ के याद करवाऊंगा, ये आपको डिसाइड करके आने नेक्स्ट क्लास में, ओके। अदर एक्सपेंसेस हो गए, अब ये सारे ऊपर चले जाएंगे बेटा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का टोटल है 38,400, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का आंसर है 6290, अदर एक्सपेंस का आंसर है 22,260, देख लो यही तीन है ना, 38,62,22। देखिए एम्प्लॉयज का 38,400 अभी हमने बात की थी, डेप्रिसिएशन का 6290 और अदर एक्सपेंस का 22,260, इन तीनों को ऊपर लिख दिया। अब टोटल करो इसका, इन चारों टोटल करते हैं अब हम,
अब चार टोटल करते हैं। जैसे जैसे हम टोटल करेंगे, किसी के आगे 1 2 3 लिखा है तो वो नोट नंबर का नंबर है। वर्किंग नोट्स नहीं बनते यहाँ पे, नोट्स टू काउंट्स बनते हैं। तो जो नंबर जिसका है वहां उसके सामने लिखा हुआ है 1 2 3, लिखना भूलना नहीं है। इसका भी 1 मार्क कटता है एग्जाम में, अगर कहीं भी भूल जाओगे लिखना। तो इस सब का टोटल करेंगे, टोटल कितना आ गया 289,900, और ऊपर 3,43,000। इन दोनों को माइनस कर दो। इसका मतलब अब आप एक बहुत ही सिंपल लेमैन आंसर पे पहुंच गए। आपके बिजनेस की टोटल इनकम क्या है, टोटल रेवेन्यू 3,43,000, और आपके बिजनेस के टोटल एक्सपेंसेस क्या हैं, चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, प्रोविजंस हो, कुछ भी हो, बैड डेट्स की प्रोविजन हो, किसी की भी हो, वो है 289,900। इन दोनों को अगर माइनस कर दें, हाँ जी बेटा, इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो क्या पेंडिंग बचेगा, क्या आएगा आंसर माइनस करके, ये क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब क्योंकि सिर्फ इसमें से गवर्नमेंट को देना रहेगा, बाकी हमने सब दे दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज योर फिफ्थ नंबर। अभी तक हम चाहे थ्योरेटिकली फॉर्मेट की बात कर रहे थे, इंट्रो +2 से स्टार्ट की मैंने आपकी, तो लेकिन हम अभी तक 1 2 3 4 में घूम रहे हैं। तो आज का जो जो भी 90 मिनट्स का लेक्चर होता है वो पूरा इन चीजों पे डेडिकेटेड है पीएल पे, क्योंकि ये लेक्चर कल नहीं मिलेगा आपको, कल हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो 1 2 3 4 ये हो गया। फिफ्थ नंबर हमेशा आएगा इनका रिजल्ट 3 में से 4 माइनस करके, तो हमेशा यहाँ लिखा था 3 - 4। 3 में क्या था, टोटल रेवेन्यू, 4 में क्या है, एक्सपेंसेस या टोटल एक्सपेंसेस, लिखना एक्सपेंसेस ही होता है आपको। तो 3 - 4 इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो आ गया 53,100 माइनस करके। अब आपको टैक्स की प्रोविजन बनाने को बोला है, हाँ जी, कितना बोला है प्रोविजन फॉर टैक्स, 30%, तो लिख दो। अब लेस वर्ड नहीं आना यार, है ना, हमें हैबिट होती है लेस लिखने की। आपका आना है पॉइंट नंबर 6, रोमन नंबर 6 ऐसे लिखते हैं। यही तो प्रैक्टिस है आप जब बनाओगे परफॉर्म, मेरा कोई रोल नहीं वहां पे। 6 नंबर टैक्स एक्सपेंस या ओनली टैक्स लिख दो चलेगा, टैक्स फॉर द ईयर, टैक्स टैक्स एक्सपेंस, या आप फॉर्मेट में देख लो कि वहां कैसे लिखा है, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा, वो उठा लो वहां से। अब वो कितनी बन रही है आपकी न्यू बुक्स में, 30% है। 25। हाँ वो चेंज होगी क्योंकि एज पर द न्यू रूल्स कुछ चेंज करते रहते हैं। ये देखो पहले तो यहाँ तक की फिगर्स मैच होगी हमारी, सारी फिगर्स मैच होंगी बुक के साथ, क्योंकि जब वो एक आधी चीज चेंज करते हैं तो वो इन फिगर्स को, चलो मान लेते हैं अभी चेंज नहीं हुई तो कोई बात नहीं, जितना है 25% है आपकी न्यू बुक्स में, मेरे पास बुक में 30% है। ओके हाँ जी, अच्छा कोई बात नहीं। प्रोविजनल फॉर टैक्सेशन 25% ऑफ दिस, मैच कराओ भी आपकी बुक्स में क्या क्या है न्यू बुक्स में। ठीक है सर, वहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, 51, नहीं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मेरी बुक में 30% है, last क्योंकि 25, ये लास्ट ईयर का एडिशन है 30%, आपकी बिल्कुल लेटेस्ट है, उसमें कितने हैं 25 ले लेते हैं कोई बात नहीं। हाँ जी, 53,100 का 25% कितना होगा, 13,275। 13,275। अब ध्यान दो, हमने क्या किया, देखो बेटा ध्यान से, हमने यहाँ हेडिंग बना दी एक, हमने एक हेडिंग बनाया और उसको बंद कर दिया सिंगल कॉलम में, सिंगल लाइन से, डबल लाइन नहीं लगानी, डबल लाइन का मतलब एंड में आती है डबल लाइन, फॉर्मेट ओवर। सब में देखो एक एक हेडिंग में लाइन है, देखो जैसे टोटल रेवेन्यू में एक सिंगल लाइन है, एक टोटल अलग से हो गया, फिर एक्सपेंसेस में एक सिंगल लाइन है 289,900, ये जब आप लिखोगे उस टाइम आपको समझ आएगी चीजें। फिर जब उसका दोनों का डिफरेंस किया 53,100, तो उसको ओपन नहीं छोड़ना, एक लाइन लगा देनी है। हेडिंग्स होते हैं ये सारे, पहला टोटल रेवेन्यू, दूसरा टोटल एक्सपेंस, तीसरा उन दोनों का डिफरेंस 3 - 4, तो वो जो आंसर आया उसके नीचे भी एक लाइन ड्रॉ होगी 53,100। अब इसके ऊपर क्या लगा, गवर्नमेंट का टैक्स, वो 25%, 35%, वट एवर, तो रेट ही है ना एक, आपको उससे कोई मतलब नहीं, जो दिए क्वेश्चन में वही, आपकी बुक में जो है वही लिखना।
ओल्ड बुक में अगर 30 है, उससे भी ओल्ड बुक में 35 है, वट एवर जो भी है, देखो ये कम होता जा रहा है क्योंकि पहले ही 35 होता था, फिर मेरे पास लास्ट ईयर का एडिशन है उसमें 30 है, और अब लेटेस्ट एडिशन में 25 कर दिया। वो एज पर द रूल्स जब चेंज होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। ये प्रैक्टिकल बात है जो, लेकिन आपको दिया होगा, आपको याद कुछ नहीं करके जाना, आपने लगा दिया, वो आ गया 13,250 है, उसको फिर एक लाइन दे दो, एक अंडरलाइन कर दो उसको, वो भी एक हेडिंग बन गया कि हमने गवर्नमेंट को इस साल कितना टैक्स देना है, 13,270। अभी दिया नहीं है, हमने प्रोविजन बनाई है, ब्रैकेट नहीं दो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ब्रैकेट आपकी है, क्या बोला मैंने, ब्रैकेट आपकी है। टैक्स फॉर द ईयर या टैक्स एक्सपेंस जैसा फॉर्मेट में लिखे है वैसे लिखना है, और कितने एक्यूरेटली कोई चेक करता ही नहीं है कि आपने एक्सपेंस वर्ड लिखा है नहीं लिखा, टैक्स लिखना भी इनफ है, लेस टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 25% ऑफ 53,100, ये आपको दिखाने है यहाँ पे, नहीं तो इसका भी वो नोट्स टू काउंट मांगेंगे। ये आ गया। अब कितना प्रॉफिट बचा, तो बेटा कैसे आएगा, 5 में क्या था, बिजनेस ने क्या कमाया प्रॉफिट फॉर द ईयर, 6 में क्या है, उसने उसमें से गवर्नमेंट को कितना देना है, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स आपके लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बड़ा है याद, चार्ज अगेंस्ट, जब तक ये लगाओगे नहीं, मैनेजर्स कमीशन, अभी एक चैप्टर पेंडिंग है हमारा, मैनेजर रेम्यूनरेशन, तो मैं आपको एक लेवल तक फाइनल अकाउंट्स करवा दूंगा पहले, ताकि आपका एमएसटी वाला काम चल जाए, फिर वापस आएंगे मैनेजर रेम्यूनरेशन पे। तो वहां हम सीखेंगे मैनेजर को कमीशन कितना मिलता है, वो भी यहां आता है पहले, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं सरप्लस, दैट इज अ पॉइंट नंबर 7, प्रॉफिट फॉर द ईयर 5th माइनस 6th, जो प्रॉफिट मैंने कमाया था वो, और उसमें से जो गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, मैनेजर को कमीशन दे दिया, ये सब माइनस करके क्या बचा, 5 माइनस 6 करके वट एवर देयर, अब ये आपकी बुक के मुताबिक चेंज हो जाएगा, तो 53,100, तो सब सेम ही आएगा सब बुक्स में, सिर्फ टैक्स का रेट चेंज होने से फाइनल अमाउंट कितनी बचेगी, हाँ जी कितनी है वो, 345 कितना आएगा, 39,825, ये आ गया 39,825। अब इसका मतलब क्या फर्क पड़ा, अगर टैक्स प्रोविजन ज्यादा बनती तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कम आ जाता, जो प्रॉफिट बचता हमारे पास, इसलिए पहले वाले प्रॉफिट का नाम क्या है, यहां बैठ के बस आपको डेली यहां बैठ के सामने देखते रहना है बस ऐसे, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं, सबसे इजी चैप्टर है ये आपके, अभी तक के जितने चैप्टर आपने किए हैं या करने वाले हो आगे यूनिट 2 के, सबसे इजी चैप्टर यही है, कुछ करना है नहीं इसमें, आराम से बैठे रहो देखते रहो, क्योंकि आपको ये याद करना है कि मैं जब प्रॉफिट आएगा लिखूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर जो दूसरा प्रॉफिट आएगा उसको लिखूंगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, 4-5 लेक्चर में सुन के याद हो जाएगा, या 8-10 क्वेश्चन लिख के तो पक्का याद हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका ये आगे सेम 4 में भी कॉमन है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेम 4 में भी कंटिन्यू हो जाएगी कहीं ना कहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट फॉर द ईयर, पर माइनस वर्ड कहीं नहीं है, रोमन नंबर 5, 6, 7 एग्जैक्टली ऐसे याद करना है, इसलिए यहां बैठ के सुनने की बजाय 10 बार घर पे जब भी टाइम मिले रख लो बुक सामने, फॉर्मेट को याद करो, ये आज का लेक्चर है, लेकिन जितना मैंने करवा दिया अब आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, कल अगर एमएसटी है तो पीएल काउंट आपको आज भी आता है, इतना ही रहेगा बस ये, अब आप 1.5 घंटा और लगा लो तो क्या हो जाएगी, बैलेंस शीट हो जाएगी, खत्म चैप्टर, आगे तो सिर्फ क्वेश्चन चलने हैं, आप 10 कर लो, 15 कर लो, 20 कर लो, फाइनल टच के क्वेश्चन कर लो, बुक के 10 कर लो, ज्यादा मत करो, बुक के फाइनल टच के सोल्ड है ऑलरेडी उसके सारे कर लो, क्योंकि आपके कॉलेज टीचर तो वहीं से डालते हैं पेपर, एमएसटी में से, एमएसटी के लिए फाइनल टच का कोई भी क्वेश्चन उठा लेंगे जिसमें 5 या 6 एडजस्टमेंट्स होती हैं बस, तो आप पहले कैसे कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन कॉलेज में आएगा, फाइनल टच में आज ही जाओ सारा देख लो, अगले 3 लेक्चर में मैं आपको सारी एडजस्टमेंट करवा दूंगा जो भी नई नई आती है, ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जितना हमारा हो जाएगा उससे आपको एमएसटी में दिक्कत नहीं आएगी, आपको फाइनल अकाउंट्स को लेके 15 मार्क्स का क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स में से, 15 मार्क्स का शेयर्स में से, ये कंफर्म रहता है, ओके। अब जो रह गया इट मीन वो पीएल का है ही नहीं, अब जो रह गया चाहे वो ट्रायल बैलेंस के आइटम है बेटा 2-4 8-10 जितने भी हैं, या एक एडजस्टमेंट है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, वो क्या होता है, या कुछ भी रह गया, डिविडेंड 15% प्रपोज करना है, ये सारी बातें किसकी हैं, बैलेंस शीट की, इसका पीएल से कोई लिंक नहीं, पीएल कहाँ खत्म हो जाता है, जब हम अपने मैनेजर को कमीशन दे देते हैं, वो पॉइंट आपको सिर्फ एक क्वेश्चन में आना है,
बहुत आगे जाके आपको मिलेगा 23rd 24th क्वेश्चन में जाके, जहाँ मैनेजर के कमीशन का पॉइंट आएगा। उससे पहले मैं आपको वो चैप्टर करवा दूंगा, मैनेजर रेम्यूनरेशन, क्योंकि वो इसी का पार्ट है, यू कैन से। वो हम अलग से चैप्टर नहीं मानते, वो फाइनल अकाउंट्स का ही पार्ट है, उसका एक वर्किंग नोट बनता है मैनेजर कमीशन कैसे आता है। तो मैनेजर को कमीशन देके, गवर्नमेंट को टैक्स देके, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया, इसी को बोलते हैं सरप्लस अकाउंट। क्या बोलते हैं? सरप्लस अकाउंट, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सुना है ना +1 में, +2 में सॉरी। सरप्लस अकाउंट दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बस ये सरप्लस है जिसे हम बैलेंस शीट में मिलेंगे जाके। तो बेटा ये है हमारा कल का मेन्यू, नेक्स्ट एपिसोड की बैलेंस शीट कैसे बनती है। आप जब भी देखोगे आपको बड़ा इजी लग रहा होगा, बहुत इजी फील होगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट देखते रहे हैं हम, चैप्टर 1 से देखते आ रहे हैं, कभी भूले तो ही नहीं इसको। शेयर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज का एक नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा, वहां एबीसी यूज होता है। जैसे पीएल के नोट्स टू अकाउंट्स में 1 to 3 यूज होता है, तो बैलेंस शीट के जो नोट्स टू अकाउंट्स है वहां 1 to 3 की जगह पे क्या ले लिया, एबीसी, ताकि वो अलग हो जाए। फिर अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा पहले से पता है मुझे, रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में पहले से पता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को यहां ना लेकर हम डेटर में से माइनस करना बेटर समझते हैं। उसकी दोनों प्लेसमेंट्स हैं, चाहे प्रोविजन में काउंट कर लो या डेटर में से माइनस कर लो। फिर आएंगी, फिर वो टोटल कर देंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी टोटल कर देंगे। अभी ये नेक्स्ट एपिसोड है, ठीक है, वैसे ही बता रहा हूँ ताकि आज आपको एक समझ आ जाए कि फाइनल अकाउंट्स क्या है हमारा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि आज हम सब समझ के जाएंगे। एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स है, फिर समझेंगे फिक्स एसेट्स में क्या क्या होती है, उसकी एक लिस्ट बनेगी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, है ना। फिर इंटेंजिबल पेटेंट्स आ जाएगा। फिर करंट एसेट्स में 6 सब हेडिंग्स होते हैं। पहला सब हेडिंग होता है करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये मैंने सुनना है, अभी तो बता रहा हूँ खुद, परसों सुनना है, करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर क्या होता है, इन्वेंट्रीज, फिर डेटर्स, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद क्या होता है, अदर करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब कहाँ मैंने उल्ट पुलट की है ये आपको देखने हैं, 6 सब हेडिंग्स है, ऊपर नीचे की है, हाँ ऊपर नीचे की है मैंने, ठीक है। ये आपको सुनाना है, ये बात आपको सुनानी है कल नेक्स्ट क्लास में कि सर 6 सब हेडिंग होते हैं और उसका सीक्वेंस ये होता है, ठीक है जी। अब याद नहीं हो पाएगा आपसे तो फिर मैं याद कराऊंगा, वो वेस्ट तो टाइम है आपके लिए कि अगर ये सब चीजें मैं याद करवा रहा हूँ। हाँ, बैंकिंग और इंश्योरेंस 2 चैप्टर आएंगे आगे यूनिट 2 में, वहां मैं कराऊंगा आपको, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा है, ये तो लिमिटेड से है और +2 में किया भी हुआ है। वहां मेमोरी टेक्निक से मैं आपको सबके हेडिंग सब हेडिंग याद करवाऊंगा, एक बार बोलूंगा किसी स्पेशल तरीके से आपको याद हो जाएगा, उस चैप्टर में जाके देखेंगे वो चीज। फिर इनके नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे, ओ पी क्यू जो भी है। ये देखो, ए बना शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल गिवन है, नहीं गिवन। इशूड कैपिटल गिवन है, यस, 10,000 शेयर रुपीज 10 ईच, वो 10 रुपीज हमने अज्यूम कर लिया, अदरवाइज उसने सीधा 1 लाख दिया है शेयर कैपिटल, ठीक है जी। उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग ये हुआ करेगा, ये आता है तो फिर बैलेंस शीट ओके है, क्योंकि इसके अलावा सब आपको ऑलरेडी आता है। सन्डे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल्स होते हैं, बताने की नीड ही नहीं आपको किसी को। हाँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस में बहुत कुछ नया है, ये आपका सेम 2 में ही है, सिर्फ आपने कभी +1 या सेम 1 में नहीं किया। जैसे आप बोलो ना, प्रपोज डिविडेंड बनाओ सर 15%, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स सिखाओ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करो, पीएल का जो सरप्लस का बैलेंस है वो ओपनिंग भी दिया हुआ है क्वेश्चन में सरप्लस के नाम से। इस साल भी प्रॉफिट हमने अर्न किया, जिसको हमने बोला कि 5 - 6, सब कुछ यहाँ का है, फाइनली आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर वर्क करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। फिर अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, और 2 हम नई प्रोविजन बनाएंगे, प्रपोज डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ये 2 नई प्रोविजन बनेगी जो सीधा सरप्लस में से माइनस होकर यहां आ जाएंगी। बात एक ही है, बैलेंस शीट में ही रहेंगी, बिजनेस के पास ही रहेगा पैसा, बट वो नॉर्मल प्रॉफिट में से माइनस होके एक प्रोविजन बन जाएगी कि या तो हमने शेयर होल्डर को देना है या गवर्नमेंट को देना है। जितना डिविडेंड शेयर होल्डर को देना है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स मांगती है। ये सब आपको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाएंगे परसों, कि जितना गवर्नमेंट, देखो पहले गवर्नमेंट को हमने 25% कह दिया इनकम टैक्स, पर गवर्नमेंट अभी भी वो नहीं होती, कहती वो तो मिल गया हमें। अब जब शेयर होल्डर के पास आएगा डिविडेंड, उसके ऊपर फिर टैक्स दो, पहले पूरे प्रॉफिट पे टैक्स, फिर जो डिविडेंड के तौर पे जो डिविडेंड जा रहा है शेयर होल्डर के पास उस पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोलते हैं उसको, वो हम बनाएंगे। टेंजिबल एसेट्स पता ही है, देखने वाली कोई चीज तो है नहीं इसमें, प्लांट एंड मशीनरी होती है, फर्नीचर होता है, उस पर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। इसका सीक्वेंस याद करके आना आपने,
कि पहले लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद फिर प्लांट एंड मशीनरी, फिर फर्नीचर। फर्नीचर को ऊपर नहीं लिख सकते, पहले प्लांट एंड मशीनरी आएगा फिर फर्नीचर आएगा। तो इसके लिए हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ जब ट्रेवल्स को पढ़ेंगे तो हमें जहां जहां मिलेगा हम एफ एफ लिखते जाएंगे। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट, एफ आई इंटेंजिबल या एफ टी टेंजिबल। तो अब यहाँ लिखेंगे प्लांट मशीनरी के सामने एफ टी, फर्नीचर सामने एफ टी। तो हमारे सामने 4-5 एफ टी आ जाएंगे या 3 आ जाएंगे। उन 3 एफ टी को हम पहले डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा पहले कौन सा बाद में। कटिंग नहीं होगी कभी भी, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ। आपको 3 लेक्चर लगेंगे समझने में पूरा चैप्टर, फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। फिर तो प्रैक्टिस रह जाएगी, चाहे सोल्यूशन में से एक दिन में कर लो पूरा प्रैक्टिस या रिकॉर्डिंग में से कर लो। इनटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क माइनस डेप्रिसिएशन। फिर इन्वेंट्री में क्लोजिंग स्टॉक होता है हमेशा। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स होते हैं, डेटर्स पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लग गया, बीआर मैंने एक बार आगे से निकाल दिया आपकी, पर नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर पहले फॉर्मेट की बात होगी, हेडिंग सब हेडिंग सुनेंगे आपसे, फिर टिक करेंगे पॉइंट्स को, क्लासिफाइड करना कैसे सिखाएंगे आपको। 2-3 क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन करेंगे एसेट्स की, कि एफटी लिखेंगे, करंट एसेट को सीए लिखेंगे, ऐसा सब सिखाएंगे आपको, ठीक है। लंबा काम है वो। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से कैश एट बैंक होता है। तो ये पूरा वर्क हमारा नेक्स्ट एपिसोड है। इतनी सी बात मुझे 1.5 घंटा लगेगा समझाने में आपको। तो 2 लेक्चर में आपका चैप्टर आपके तक पहुंचेगा। 3rd लेक्चर में जाके प्रॉपर स्टार्ट होता है। फिर हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिससे ज्यादा एडजस्टमेंट्स हो। आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर मिनिमम 9 मिनिमम 9 क्वेश्चन के लिमिटेड। और अगर आपको लगे नहीं सर और दे दो होमवर्क कर लेंगे, फ्री हम ज्यादा कुछ नहीं करते हम, तो 11th 12th ये 2 क्वेश्चन कर सकते हो। इन तीनों क्वेश्चंस का 9th 11th एंड 12th इन तीनों क्वेश्चन का क्या बनाना है, पीएनएल। पीएनएल पहले पेज पे और उसके सामने वाले पेज पे नोट्स टू अकाउंट्स, 2 पेज डेडिकेट करने हैं, पेज टर्न नहीं करना आमने सामने। फिर अगले 2 पेज होंगे बैलेंस शीट के लिए। बस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और इजी भी है। स्कोरिंग तो है ही 15 मार्क्स में। एनीथिंग एल्स क्लास ओवर कर रहे हैं। ये प्रॉपर 90 मिनट्स का लेक्चर है बेटा, 90 मिनट्स में ओवर होता है, तो इसलिए आपको लेट करना पड़ा आज। ठीक है जी, क्लास ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके, वेलकम बेटा।